नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अजीपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम पेशवा शासन के बारे में पढ़ेंगे। ये मराठा साम्राज्य का ही एक हिस्सा है। लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के लिंक को अपने स्टेटस पर लगाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रेरित कीजिएगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा चलाई गई एक मुहिम का वो भी हिस्सा बन सके और उन्हें भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। तो आइएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेशवा के बारे में। अगर मैं बात करूं पेशवा की, तो जो पेशवा का शासन है वो बेसिकली 1764 में ही शुरू हो गया था। 1764 से लेकर 1783 के बीच, 1764 से 1783 मोरोपंत पैंगली पहले पेशवा थे, जिनकी नियुक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा की गई थी। लेकिन वास्तव में मोरोपंत पैंगली जो कि पेशवा थे, उस समय शिवाजी के समय पेशवाओं के पास इतनी शक्ति नहीं हुआ करती थी। लेकिन अगर मैं बात करूं शाहू जी महाराज की, तो शाहू के टाइम पीरियड तक आते आते और पेशवाओं की ताकत में अचानक बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई। तो हम उन पेशवा शासकों के नाम पढ़ेंगे जो शाहू के बाद सत्ता में आए। पेशवा पद प्रधानमंत्री होता था मराठा साम्राज्य का। पेशवा लाइमलाइट में तब आए जब शाहू का साथ बालाजी विश्वनाथ ने दिया, और बालाजी विश्वनाथ ने सभी मराठाओं को संगठित करके शाहू के साथ मिलकर महारानी ताराबाई को हराया। और इसी के साथ जब शाहू नए राजा बने, तो नए राजा शाहू ने खुश होकर बालाजी विश्वनाथ को अपने दरबार में पहला पेशवा नियुक्त किया। तो हम इन पेशवाओं से पढ़ेंगे, और ये पेशवा 1713 से लेकर के 1818 तक रहे हैं। इन पेशवाओं को भी हम दो पार्ट में बांट देते हैं। आज की क्लास में हम 1713 से लेकर के 1761 तक पेशवा के शासन के बारे में बात करेंगे। कल की क्लास में हम 1761 से लेकर के और 1818 तक पेशवाओं के शासन के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ कल की क्लास के साथ ही आपका पूरे का पूरा मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। पेशवाओं को दो पार्ट में बांटने का रीज़न ये है कि 1713 से लेकर के 1761 तक जो पेशवा रहे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहे, और 1761 के बाद धीरे धीरे पेशवाओं की शक्तियाँ कम होने लगी, जिसकी वजह से वो मराठाओं के इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। तो आइएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेशवा, और पेशवा में हम पढ़ेंगे उन पेशवाओं के बारे में जो 1713 से और 1761 तक पेशवा बने। इनमें सबसे पहला नाम आएगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक पेशवा बने। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया शाहू जी महाराज ने। मैं आपको बता दूं, बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य में काम करने वाले एक फाइनेंस ऑफिसर या एक वित्त अधिकारी थे, और इस वित्त अधिकारी की कार्यकुशलता से इतने ज़्यादा खुश हुए शाहू कि शाहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बना दिया। बालाजी विश्वनाथ के पेशवा बनने से और एक नई चीज़ की शुरुआत हुई, और वो ये हुआ कि बालाजी विश्वनाथ के पेशवा बनने से वंशानुगत प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। वंशानुगत प्रक्रिया का मतलब है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है कि अब जो भी राजा बनेगा, पेशवा बनेगा, उसकी मृत्यु होने के बाद उसके बेटे को ही नया पेशवा बनाया जाएगा।
तो इसी वंशानुगत प्रक्रिया के तहत अंत तक जो पेशवा थे उनके बेटे ही आगे चल कर के पेशवा बने। बालाजी विश्वनाथ का बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है शाहू जी महाराज के शासनकाल के दौरान। और वो क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, बालाजी विश्वनाथ ने 1717 में सैयद ब्रदर्स जिन्हें हम सैयद बंधु भी कहते हैं, इन्होंने सैयद ब्रदर्स से एक स्थायी समझौता किया, एक परमानेंट एग्रीमेंट किया। मैं आपको बता दूं सैयद ब्रदर्स के बारे में, इन्हें हिस्ट्री में किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, निर्माता। आपने मुगल्स में पढ़ा होगा, सैयद ब्रदर्स वो रहे हैं जिन्होंने मुगलों में ये निर्धारण किया कि अगला राजा कौन बनेगा। सैयद ब्रदर्स के साथ स्थायी समझौते के अनुरूप बालाजी विश्वनाथ ने उस समय के मुगल राजा जो थे, उस समय के मुगल राजा जिनका नाम क्या था, फर्रुख शियार से इस बात पर सहमति बना ली कि उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को एक स्वतंत्र राजा के रूप में मान्यता दे दी। उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में मान्यता दी इस संधि के तहत। और इसी संधि के तहत उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को स्वराज का राजा, द किंग ऑफ स्वराज के टाइटल या उपाधि से नवाजा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि किंग ऑफ स्वराज के राजा कौन है, तो स्वराज के राजा कहा गया है हिस्ट्री में किसे, बालाजी विश्वनाथ को। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के साथ, जैसा कि पूर्व निर्धारित था कि इसी के बेटे को अगला पेशवा बनाया जाना था, तो इनकी मृत्यु के साथ ही बालाजी प्रथम को अगला पेशवा बनाया गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, बाजीराव प्रथम बहुत ही पावरफुल राजा रहे हैं हमारे पेशवाओं में। बाजीराव फर्स्ट, देखिएगा, अगर मैं बात करूं बाजीराव प्रथम की, तो बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर के 1740 तक दूसरे पेशवा के रूप में नियुक्त किए गए। इनकी नियुक्ति भी शाहू जी महाराज के द्वारा ही की गई। मैं आपको बता दूं, ये बालाजी विश्वनाथ के बड़े बेटे थे। ये 20 वर्ष की अल्प आयु में और मराठा साम्राज्य के नए पेशवा बने। अगर मैं बात करूं बाजीराव फर्स्ट की, तो बाजीराव फर्स्ट की जो सबसे पावरफुल चीज़ थी वो थी उसकी गुरिल्ला युद्ध पद्धति। ये वही युद्ध पद्धति है जिसका इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी किया करते थे। अगर मैं बात करूं बाजीराव प्रथम की, तो ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति में उसी तरीके से पारंगत थे जिस तरीके से और पारंगत रहे हैं हमारे छत्रपति शिवाजी। यही रीज़न था कि इनकी कार्यप्रणाली से शाहू जी महाराज खुश बहुत ही ज़्यादा थे। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि बाजीराव फर्स्ट पेशवा ने एक बार शाहू जी महाराज को कहा था कि मुगल जो हैं, मुगलों का साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक खोखले वृक्ष के समान हो गया है और हम आसानी से इस खोखले वृक्ष पर अगर आक्रमण कर दें तो इसकी टहनियाँ और शाखाएं तो खुद ब खुद गिर जाएगी और आने वाले समय में हम मराठा साम्राज्य की पताका कृष्णा नदी के पार तक फैला देंगे। और इसी से खुश होकर शाहू ने कहा था कि तुम एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हो, मुझे तुम्हारी इस वीरता के ऊपर कोई संदेह नहीं है। निश्चित ही तुम आने वाले समय में मराठा साम्राज्य की पताका को बहुत ही दूर दूर तक फैलाओगे। और ऐसा ही करके भी दिखाया बाजीराव फर्स्ट ने। देखिएगा 1728
28 में बाजीराव फर्स्ट ने बाजीराव फर्स्ट ने निज़ाम के साथ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, और उस युद्ध को हिस्ट्री में द बैटल ऑफ पालखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। पालखेड़ा का युद्ध मध्य प्रदेश में भोपाल के पास लड़ा गया था। एक तरफ जहां निज़ामों की सेना थी, वहीं दूसरी तरफ बाजीराव प्रथम ने अपनी गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करते हुए इस युद्ध में बहुत ही बुरी तरीके से निज़ामों को हराया, और निज़ामों को हराने के साथ ही इसने उनके साथ एक ट्रीटी या संधि की, और इसी संधि को हिस्ट्री में दुराई सराय की संधि के नाम से भी जाना जाता है। और दुराई सराय की संधि के अनुसार इसने मालवा और बुंदेलखंड का रीजन बेसिकली वो रीजन है जो आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है। और इसने इस संधि के अनुसार निजामों को हराकर मालवा और बुंदेलखंड के साम्राज्य को उनसे जीतकर मराठा साम्राज्य का एक हिस्सा बना दिया था। आप ध्यान से देखिएगा, कहाँ मराठा महाराष्ट्र के रीजन में अपने आप को फ्लोरिश कर रहे थे एक समय में, और कहाँ बाजीराव फर्स्ट ने महाराष्ट्र से आकर के नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मराठा साम्राज्य की पताका को फहराया। जैसे ही बाजीराव प्रथम ने मालवा और बुंदेलखंड के रीजन को जीता, उसकी महत्वाकांक्षा और भी अधिक बढ़ गई, और उसे लगा कि क्यों ना नॉर्थ इंडिया में और अटैक किया जाए मुगल्स के ऊपर। और आप हिस्ट्री में एक चीज़ को जरूर याद रखिएगा, बाजीराव प्रथम पहले पेशवा थे जिन्होंने दक्षिणी भारत से आकर के मुगलों के ऊपर आक्रमण किया। बाजीराव फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो बाजीराव फर्स्ट ने 1737 में मोहम्मद शाह जो कि उस समय के मुगल राजा थे, हिस्ट्री में जिन्हें रंगीला टाइटल या रंगीले की उपाधि दी गई है, उनके ऊपर आक्रमण किया। और इस आक्रमण से मोहम्मद शाह इतने भयभीत हुए कि वो दिल्ली तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। इतने पावरफुल रहे हैं बाजीराव प्रथम। तो इन्होंने महाराष्ट्र से निकल करके और मराठा साम्राज्य को उत्तरी भारत में फैलाने का काम किया, और इन्होंने ही पहली बार मुगलों के ऊपर आक्रमण भी किया। और मुगलों के राजा थे उस समय को मोहम्मद शाह। एक चीज़ के लिए बाजीराव बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री में और ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, और वो रहे हैं मस्तानी। याद रखिएगा, ये बाजीराव प्रथम ही थे जिनके प्रेम प्रसंग एक लेडीज थी मस्तानी, जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा उस समय चर्चित हुए। और इनके ऊपर बेस्ड एक मूवी भी आपने देखी होगी, बाजीराव मस्तानी, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की। तो वो आपके बाजीराव फर्स्ट है। तो इस तरीके से ये बहुत ही पावरफुल पेशवा रही हैं। 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के उपरांत जैसा कि ट्रेडिशन था कि सबसे बड़े लड़के को ही अगला पेशवा बनाया जाता है, बाजीराव फर्स्ट के बेटे बालाजी विश्वनाथ को अगला पेशवा बनाया गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद मैं आपको आगे फिर करूँगा। चलिए, बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति भी महाराज शाहू द्वारा ही की गई थी, क्योंकि शाहू 1708 से लेकर के 1749 तक मराठा साम्राज्य के राजा रहे हैं। देखिएगा, बालाजी विश्वनाथ की अगर मैं बात करूं तो बालाजी विश्वनाथ 1740 से लेकर 1761 तक
1861 तक मराठा साम्राज्य के नए नए पेशवा नियुक्त किए गए। अगर मैं बात करूं बालाजी विश्वनाथ की, तो इनकी जो नियुक्ति थी, इनकी नियुक्ति भी शाहू महाराज द्वारा की गई। शाहू महाराज ने जब इनकी नियुक्ति की उस समय, और ये बहुत ही पावरफुल पेशवा के रूप में अपॉइंट किए गए थे। धीरे धीरे ये वो टाइम पीरियड था जब छत्रपति शाहू महाराज की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, और 1749 में शाहू जी महाराज की मृत्यु हो जाती है। 1749 में शाहू की मृत्यु के बाद और शाहू का उत्तराधिकारी जिसका नाम राजा राम सेकंड था, उसे नया छत्रपति या राजा बनाया जाता है। याद रखिएगा, ये वही राजा राम सेकंड है जिनके बारे में कल हमने पढ़ा था। ये महारानी ताराबाई के बेटे थे, जो कि शाहू महाराज की अपनी कोई औलाद या संतान नहीं थी। यही रीज़न था कि महारानी ताराबाई द्वारा राजा राम सेकंड को गोद दे दिया गया था शाहू महाराज को, और शाहू महाराज ने घोषणा कर दी कि उनकी मृत्यु होने के बाद उनका नया उत्तराधिकारी राजा राम सेकंड बनेगा। लेकिन इससे बालाजी विश्वनाथ खुश नहीं थे। 1750 में याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ संगोला की संधि की गई। और अगर मैं बात करूं ट्रीटी ऑफ संगोला की संधि की, तो ये संधि बालाजी विश्वनाथ और राजा राम सेकंड के बीच की गई थी। इस संधि के अनुरूप कुछ एक शर्तें थी, और वो शर्तें ये थी कि इस संधि के अनुरूप छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया गया, और पूरे का पूरा जो शासन और जो पूरे का पूरा बागडोर थी वो किसके हाथों में सौंप दी गई? पेशवा के हाथों में। तो शाहू महाराज के मरने के बाद और पेशवा ही राजा के रूप में राज करने लगे, क्योंकि संगोला की संधि के अनुसार छत्रपति की उपाधि या टाइटल को ही पूरे तरीके से समाप्त कर दिया। और जैसे ही पेशवा अब नए राजा बनने लगे, तो जो सत्ता का केंद्र था, इससे पहले मराठाओं की सत्ता का केंद्र या तो आपका रायगढ़ रहा है, या सतारा रहा है, या कोल्हापुर रहा है। लेकिन इस संधि के बाद और इनका जो सत्ता का केंद्र था वो महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित कर दिया गया। और पुणे में इसे इसलिए स्थापित कर दिया गया क्योंकि जो पेशवा थे वो पुणे में ही रहा करते थे। इस तरीके से, और बालाजी विश्वनाथ पहले ऐसे पेशवा थे जिन्होंने आगे चल कर के और सारे के सारे मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उत्तरी भारत में इनसे पहले ही मराठाओं द्वारा अपनी सत्ता की स्थापना बाजीराव फर्स्ट के समय में ही कर दी गई थी। और जैसे ही बालाजी विश्वनाथ नए राजा बनते हैं, बालाजी विश्वनाथ 1758 में दिल्ली में जो अहमद शाह सेकंड जो राज करते थे, उसके टाइम पीरियड में ये अहमद शाह सेकंड से एक ट्रीटी या समझौता करते हैं। और इस ट्रीटी या समझौते के तहत मराठा भारत के उत्तर में कुरुक्षेत्र में अपनी सत्ता की स्थापना करते हैं। अहमद शाह बहुत ही कमज़ोर राजा थे और बालाजी विश्वनाथ उस समय पावरफुल बहुत ही ज़्यादा थे। जब ये दक्षिण से नॉर्थ में मुगलों पर आक्रमण करने के लिए आते हैं तो अहमद शाह इन्हें बिना आक्रमण किए ही हरियाणा का कुरुक्षेत्र सौंप देते हैं। और उत्तरी भारत में हरियाणा में कुरुक्षेत्र में ये मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा था बालाजी विश्वनाथ में, क्योंकि इन्हें लगता था कि जिस तरीके से इन्होंने दक्षिणी भारत से आकर उत्तरी भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी, तो क्यों ना वो उत्तरी भारत में मराठा साम्राज्य को विस्तारित करे या फैलाए। यही कारण था कि ये हरियाणा की टेरिटरी से संतुष्ट नहीं थे और इन्होंने हरियाणा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद हरियाणा से बाहर आक्रमण करने शुरू कर दिए। और हरियाणा से बाहर आक्रमण करते करते और मराठा पहुंचते हैं पंजाब में।
और जैसे ही ये पंजाब में आक्रमण करने के लिए पहुंचते हैं तो ये भूल गए कि जो पंजाब है वो मुगलों जैसे कमज़ोर राजा के अधीन नहीं है। पंजाब में उस समय राज करते थे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, जिन्हें दुर्रे दुर्रानी या युग का मोती भी कहा गया है, नादिर शाह के सेनापति थे। बहुत ही पावरफुल राजाओं में से रहे हैं अहमद शाह अब्दाली। तो जैसे ही मराठा पंजाब के अंदर एंट्री करते हैं तो उनका सीधा सामना होता है अहमद शाह अब्दाली से। और मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1761 को पानीपत में काला अम्ब एक जगह है, उस जगह पर एक दूसरे के आमने सामने सेनाएं हो जाती है। एक तरफ मराठा की सेना जिसका नेतृत्व बालाजी विश्वनाथ के चचेरे भाई सदाशिव भाऊ कर रहे थे, और दूसरी तरफ अफगान सेना, पठानों की सेना जिसका नेतृत्व खुद दुर्रे दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली कर रहे थे। और 14 जनवरी 1761 को इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की बहुत ही बुरी तरीके से हार होती है। और इसी हार के साथ जब एक व्यापारी द्वारा ये हार का शोक संदेश और मराठाओं के उस समय के राजा या पेशवा बालाजी विश्वनाथ को बताया जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिव भाऊ की बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई, ये सदमा वो सहन नहीं कर पाते और पानीपत के तीसरे युद्ध के जस्ट बाद बालाजी विश्वनाथ की 1761 में मृत्यु हो जाती है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी कमेंट करके प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको किस क्लास की रिक्वायरमेंट है। अभी पिछले कुछ दिनों से हमें बार बार कमेंट आ रहे हैं ज्योग्राफी की क्लासेस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कल मराठा एम्पायर को कंक्लूड करके ख़त्म करके और मैं परसों से ज्योग्राफी की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा और लगभग अगले नेक्स्ट वीक में 7 से 10 दिन तक आपको कंप्लीट ज्योग्राफी की क्लासेस मिलेगी। सो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता लगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और आपको क्या पढ़ना है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।